प्रिय छात्रों, आज मैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान जिस पाठ का नाम है विलयन का भाग नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हेडिंग है मोलर प्रभाज, मोलर प्रभाज, मोलर फ्रैक्शन। तो इसकी परिभाषा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव, विलयन में उपस्थित उसके किसी भी अवयव विलेय अथवा विलायक, विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव विलेय अथवा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव विलेय अथवा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन का मोलर प्रभाज कहते हैं। एक बार और परिभाषा, विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव विलेय अथवा विलायक, कोष्टक में लिखेंगे विलेय अथवा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन के कुल ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन का मोलर प्रभाज कहते हैं। माना किसी विलयन में विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या कैपिटल एम तथा विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या स्मॉल एन हो तो विलेय का मोलर प्रभाज, विलेय का मोलर प्रभाज, विलेय का मोलर प्रभाज, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या है? मैंने क्या बोला, परिभाषा में बोला, विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव, चाहे वो विलेय होगा चाहे वो क्या होगा विलायक होगा, विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव विलेय अथवा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के योग को, के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विलयन का मोलर प्रभाज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया यन, ये किसका हो गया, विलेय का अनुभाग, विलेय का ग्राम अणुओं की संख्या बटे कुल ग्राम अणुओं की संख्या, कुल ग्राम अणुओं की संख्या का होगी एन प्लस कैपिटल एम, ये हो जाएगा विलेय का मोलर प्रभाज। इसी तरह विलायक का मोलर प्रभाज हो जाएगा, विलायक का मोलर प्रभाज, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या कितनी है, कैपिटल एन, कुल ग्राम अणुओं की संख्या क्या होगी, यही एन प्लस एन। बस यही तो फार्मूले हैं। अगर आपको जरूरत पड़ेगी, अगर विलेय का मोलर प्रभाज कहेगा तो ये वाला फार्मूला, और विलायक का मोलर प्रभाज कहेगा तो ये वाला फार्मूला, दो फार्मूले हो गए। इसी पे आगे हम सवाल एक आध सवाल करा देते हैं। एक सवाल दिया है, 92 ग्राम C2H5OH तथा 72 ग्राम H2O के विलयन में C2H5OH तथा H2O का मोलर प्रभाज क्या होगा। तो इसमें देखिए C2H5OH विलेय है और H2O क्या है, विलायक है। तो C2H5OH का अनुभार की कैसे निकलेंगे, अनुभार निकला रहेगा तभी तो हम ग्राम अणुओं की संख्या निकाल पाएंगे। तो 24, क्योंकि 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन का 5, 6 हाइड्रोजन है, 5 यहाँ 1 यहाँ 6 और 1 ऑक्सीजन का होता है 16, यानी जोड़ दीजिए 24 6 30, 30 10 40 6 46 हो गया अनुभार। इसी तरह H2O का अनुभार कितना होगा, 2 + 16 यानी कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो C2H5OH के ग्राम अणुओं की संख्या
संख्या यानी स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n बराबर हो जाएगा, स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार कितना है, 92 ग्राम, और इसका अणुभार कितना लागे, लाए हम लोग 46, काटिए काटिए, 92 काटिए, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, यानी सीधा सीधा कट जाएगा 46 क्रम 46, 46 गुना 92 यानी 2 आएगा। और H2O का अणुभार बराबर, अणुभार कितना होगा, भार बटे अणुभार, इसमें भी अणुभार ये हो जाएगा कितना, भार बटे अणुभार, तो भार इसका कितना दिया 72 ग्राम, अणुभार कितना 18, 18 का नंबर 18, 18 चौक 72 आ गया। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कितना, रुक जाइए, इधर लगा देते हैं। विलेय का मूलर प्रभाज, विलेय का मूलर प्रभाज बराबर n बटे n प्लस n, आप जानते हैं। तो n कितना आया है, n आया है 2 और n प्लस 4 आ गया कितना, 2/6, यानी कितना आ जाएगा 1/3, भाग देंगे 1/3 यानी 0.333 यही आएगा। इसी तरह विलायक का मोलर प्रभाज, विलायक का मोलर प्रभाज बराबर कितना हो जाएगा, n बटे n प्लस n, यही होगा। n का मान कितना आया 4 और बटे 6 यही आएगा, काट देंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, काटेंगे 2/6 हो जाएगा, यानी ये 2/3 हो जाएगा, भाग मानेंगे तो 0.67 आएगा। यही होगा विलायक का मूलर प्रभाज। यही सवाल है, देख लीजिए। इसी तरह यहाँ पे मैंने हिंट के लिए लिख दिया है कि C2H5OH विलेय है और C2H2O क्या है, विलायक है। सवाल को देख लीजिए। हाय स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का विलयन का भाग नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहली हेडिंग आती है कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली तैयार करना। कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली तैयार करना। तो इसको अर्धपारगम झिल्ली तैयार करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, ये पात्र है, ये क्या है, अर्धपारगम झिल्ली, और ये अर्धपारगम झिल्ली बन के तैयार हुई है, अर्धपारगम झिल्ली। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, संरचना। क्या डालेंगे, संरचना। देखिए, आप सुनेंगे आपको आ जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम ये चीनी मिट्टी का, कैसा है, चीनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी का बना संरंध्र पात्र। ये चीनी मिट्टी का बना संरंध्र पात्र है। तो सुनिए, सर्वप्रथम चीनी मिट्टी का बना एक संरंध्र पात्र लेते हैं। सर्वप्रथम चीनी मिट्टी का बना एक संरंध्र पात्र लेते हैं। सबसे पहले उस पात्र को अम्ल से, फिर क्षार से, फिर आसुत जल से धोते हैं। सबसे पहले किससे, अम्ल से, फिर क्षार से, फिर आसुत जल से धोते हैं, ताकि पात्र में उपस्थित
ताकि पात्र में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय अशुद्धियाँ दूर हो जाए। ठीक है। सर्वप्रथम चीनी मिट्टी का बना संरंध्र पात्र लेते हैं और उस पात्र को सबसे पहले अम्ल से, फिर क्षार से तथा इसके बाद जल से धोते हैं ताकि इस पात्र में उपस्थित अम्लीय, क्षारीय तथा अन्य अशुद्धियाँ दूर हो जाए। अब इस पात्र में 2.5% सांद्रता वाले CuSO4 कॉपर सल्फेट का घोल भर देते हैं। अब इस पूरे पात्र को उठाकर कांच की बनी या शीशे की बनी एक ऐसे पात्र में रख देते हैं जिसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड का घोल भरा होता है। एक बार और संरचना बता देता हूँ। सर्वप्रथम चीनी मिट्टी का बना संरंध्र पात्र लेते हैं और इस पात्र को सबसे पहले अम्ल से, फिर क्षार से, इसके बाद आंसू जल से धोते हैं ताकि पात्र में उपस्थित अम्लीय, क्षारीय अशुद्धियाँ दूर हो जाए। अब इस पात्र को उठाकर अब इस पात्र में 2.5% सांद्रता वाले CuSO4 का घोल भर देते हैं, कॉपर सल्फेट का घोल भर देते हैं और इस पात्र को उठा करके कांच के बने एक ऐसे पात्र में रख देते हैं जिसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड का घोल भरा होता है। क्रियाविधि। और इस पूरे पात्र को उठा करके स्थिर अवस्था में छोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात CuSO4 आयनीकृत होकर कॉपर आयन में तथा सल्फेट आयन में टूट जाता है। उस समय पश्चात कॉपर सल्फेट Cu धन आयन तथा SO4 माइनस आयन में टूट जाता है। इसी प्रकार K4 FeCl6 ये भी टूट जाता है 4K धन आयन में और FeCl6 माइनस आयन में ये भी टूट जाता है। यानी ये टूट जाते हैं कॉपर धन आयन में और SO4 ऋण आयन में। इसी तरह पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी आयनों में टूट जाता है 4K धन आयन में और प्लस FeCl6 माइनस आयन। तो आयनों में टूट जाते हैं और कॉपर होता क्या है? कॉपर और ये दोनों कॉपर और FeCl6 आयन परस्पर विसरित होने लगते हैं। कॉपर संरंध्र पात्र से बाहर आने की कोशिश करता है और FeCl6 माइनस आयन संरंध्र पात्र के अंदर जाने का प्रयास करता है। ठीक है। कॉपर आयन संरंध्र पात्र के बाहर आने का प्रयास करता है और FeCl6 पात्र के भीतर जाने का प्रयास करता है और जहाँ पर संरंध्र पात्र के भीतर ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर FeCl6 की झिल्ली तैयार हो जाती है। जहाँ पर ये दोनों पात्र के भीतर मिलते हैं वहीं पर FeCl6 की अर्धपारगम झिल्ली तैयार हो जाती है जिसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। एक बार पुनः बता देता हूँ। सर्वप्रथम चीनी मिट्टी का बना संरंध्र पात्र लेते हैं। इस पात्र को पहले अम्ल से, फिर क्षार से तथा फिर आंसुत जल से धोते हैं ताकि पात्र में उपस्थित अम्लीय, क्षारीय तथा अन्य अशुद्धियाँ दूर हो जाएं। अब इस पात्र में 2.5% सांद्रता वाले कॉपर सल्फेट का घोल भर देते हैं और इस पूरे पात्र को उठा करके शीशे के बने एक ऐसे पात्र में रख देते हैं जिसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड का घोल भरा होता है।
और इस पूरे पात्र को उठा करके स्थिर अवस्था में छोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट आयनीकृत होकर कॉपर धनायन और SO4 माइनस आयनों में टूट जाता है। इसी प्रकार कॉपर फेरोसाइनाइड भी आयनीकृत होकर 4K धनायन और Fe6 माइनस आयन में टूट जाता है। इस प्रकार कॉपर आयन संरंध्र पात्र के बाहर आने का प्रयास करता है और ये Fe6 माइनस आयन पात्र के भीतर जाने का प्रयास करता है और संरंध्र पात्र के भीतर ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहीं एक झिल्ली तैयार हो जाती है। इस प्रकार हमको कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली तैयार हो जाती है। अगली हेडिंग आती है परासरण दाब। अगली हेडिंग आती है परासरण दाब। परिभाषा होगी, यदि किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए, यदि किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाए, यदि किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए, परासरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, कल परासरण के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो यदि किसी विलयन के परासरण को रोकने के लिए, यदि किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब लगाना पड़ता है उसे परासरण दाब कहते हैं। यदि किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब लगाना पड़ता है उसे परासरण दाब कहते हैं। अगली हेडिंग में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बर्कले तथा हर्टले विधि द्वारा विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना। परासरण की परिभाषा, परासरण दाब की परिभाषा मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बर्कले तथा हर्टले विधि द्वारा विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना। ये चित्र है, चित्र आप लोग बना लीजिए। तो सबसे पहले संरचना में आते हैं। सर्वप्रथम चीनी मिट्टी का, सर्वप्रथम ये दोनों नहीं, सर्वप्रथम चीनी मिट्टी की बनी दो समकेंद्री नलिका लेते हैं। इसका केंद्र क्या होता है? समान होता है। सर्वप्रथम चीनी मिट्टी की बनी दो समकेंद्री नलिका लेते हैं और इस समकेंद्री नलिका में ठीक है, इस सर्वप्रथम चीनी मिट्टी की बनी दो समकेंद्री नलिका लेते हैं और इस नलिका में CuF6 कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। नली के एक सिरे पर थिसिल कीप लगी होती है जिसमें जल भरा होता है, जबकि नली के दूसरे सिरे पर केस नली लगी होती है और इस नली के चारों ओर गन मेटल की बनी, इस नली के चारों ओर गन मेटल की बनी दूसरी नली लगी होती है। गन मेटल का संबंध, गन मेटल वाली नली का संबंध पिस्टन से होता है और पिस्टन का संबंध दाब मापी से होता है, जो पिस्टन द्वारा लगाए गए दाब को नोट कर लेता है। एक बार और बता देते हैं संरचना। सर्वप्रथम चीनी मिट्टी का बना समकेंद्री नलिका लेते हैं और इस नलिका में CuF6 की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है और नली के एक सिरे पर थिसिल कीप लगी होती है जिसमें जल भरा होता है, जबकि केस नली की दूसरी ओर, जबकि नली के दूसरी ओर केस नली लगी होती है। इस
नली के चारों ओर गन मेटल की बनी दूसरी नली लगी होती है और गन मेटल वाली नली का संबंध पिस्टन से होता है और पिस्टन का संबंध दाब मापी से होता है, जो पिस्टन द्वारा लगाए गए दाब को नोट कर लेता है। अगली हेडिंग आती है क्रियाविधि। क्रियाविधि क्रियाविधि कैसे कहेंगे? सर्वप्रथम बरकले तथा हटले बीज द्वारा हमें जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उस विलयन को हम क्या करते हैं, इस वाली नली में, गन मेटल वाली नली में भर देते हैं। बरकले तथा हटले बीज द्वारा बरकले तथा हटले बीज द्वारा जिस विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात करना होता है उस विलयन को हम गन मेटल वाली नली में भर देते हैं और थ्रिसिल कीप की रोधनी को खोल करके बीच वाले नली में जल भरते हैं। जब केस नली में जल कुछ ऊंचाई तक हो जाए तो थ्रिसिल कीप की रोधनी को बंद कर देते हैं ताकि और अधिक जल बीच वाली नली में न भर जाए। अब इस पूरे पात्र को उठा करके स्थिर अवस्था में छोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया द्वारा बीच वाली नली से जल गन मेटल वाली नली में चला जाता है। अर्धपारगम झिल्ली को पार करके गन मेटल वाली नली में चला जाता है, जिससे केस नली में जल कुछ नीचे आ जाता है। क्रियाविधि एक बार और बता देता हूँ। बरकले तथा हटले बीज द्वारा जिस विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात करना होता है उसे हम गन मेटल वाली नली में भर देते हैं और थ्रिसिल कीप की रोधनी को खोल करके बीच वाली नली में जल भर देते हैं और जब जल केस नली में कुछ ऊंचाई तक बढ़ जाए, कुछ ऊंचाई तक पहुंच जाए तो थ्रिसिल कीप की रोधनी को बंद कर देते हैं ताकि और अधिक जल बीच वाली नली में न भर जाए और केस नली में भरे हुए जल का पाठ्यांक हम लोग नोट कर लेते हैं। केस नली में भरे हुए जल का पाठ्यांक हम नोट कर लेते हैं और इस पूरे पात्र को स्थिर अवस्था में छोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया द्वारा जल बीच वाली नली से अर्धपारगम झिल्ली को पार करके दूसरी नली में पहुंच जाता है, जिससे केस नली में जल स्तर कुछ नीचे आ जाता है। केस नली से जो नापा गया था उससे कुछ नीचे आ जाता है। जब वही जल अपने मापे गए अपने निर्धारित स्तर से कुछ नीचे आता है, उसी समय हम पिस्टन से एक दाब लगाते हैं, जिससे जल पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं और पिस्टन द्वारा लगाया गया यही दाब मापी नोट कर लेता है और इसी दाब को विलयन का परासरण दाब कहते हैं। बरकले तथा हटले बीज द्वारा विलयन का परासरण दाब हम इसी प्रकार ज्ञात कर लेते हैं। एक बार और क्रियाविधि बता देता हूँ थोड़ा जल्दी में। सर्वप्रथम बरकले तथा हटले बीज द्वारा विलयन का परासरण दाब ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम उस विलयन को गन मेटल वाली नली में भर देते हैं तथा थ्रिसिल कीप की रोधनी को खोल करके बीच वाली नली में जल भर देते हैं। जब केस नली में जल कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है तो हम थ्रिसिल कीप की रोधनी को बंद कर देते हैं ताकि केस नली में जल और ऊंचाई तक न चढ़ जाए और केस नली में भरे हुए जल का पाठ्यांक हम नोट कर लेते हैं और इस पूरे पात्र को स्थिर अवस्था में छोड़ देते हैं। उस समय पश्चात परासरण की क्रिया द्वारा जल बीच वाली नली को पार करके अर्धपारगम झिल्ली को पार करके बीच वाली दूसरी नली में भर जाता है, जिससे केस नली में जल मापे गए निर्धारित से वो नीचे आ जाता है और उसी समय हम
पिस्टन द्वारा एक दाब लगाते हैं जिससे जल केस नली में अपने पूर्वावस्था में चला जाता है। केस नली पिस्टन द्वारा लगाया गया इसी दाब मापी नोट कर लेता है। यही लगाया गया दाब विलयन का परासरण दाब ज्ञात होता है। इसी प्रकार हम बर्कले तथा हर्टले विधि द्वारा विलयन का परासरण दाब हम ज्ञात कर लेते हैं। अगली हेडिंग आती है समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन ऐसे दो विलयन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता समपरासारी विलयन कहलाता है। ऐसे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता तो ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। अगली हेडिंग आती है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन तथा राउल्ट का नियम। देखिए, देखा यह जाता है किसी विलयन का वाष्प दाब। देखा यह जाता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है। देखा यह जाता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब देखा यह जाता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है। वाष्प दाब में यही कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। देखा यह जाता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है। वाष्प दाब में यही कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। अगली हेडिंग माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P तथा विलयन का वाष्प दाब PS हो। माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P तथा विलयन का वाष्प दाब PS हो तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर P माइनस PS। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा P माइनस PS बटा P। अब अगली हेडिंग आती है राउल्ट का। राउल्ट ने क्या कहा कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। यदि विलयन अत्यंत तनु हो तो स्मॉल n को कैपिटल N की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। यदि विलयन अत्यंत तनु हो तो स्मॉल n को कैपिटल N की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। अर्थात आपेक्षिक अवनमन, विलयन का आपेक्षिक अवनमन P माइनस PS बटा P बराबर स्मॉल n यानी विलय का अणुभार बटे विलायक का अणुभार। माना किसी विलय का W ग्राम शुद्ध विलायक के कैपिटल W ग्राम में मिला है। यदि विलय का अणुभार
स्मॉल यम तथा विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार कैपिटल यम हो तो यन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल यम और कैपिटल डब्ल्यू बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल यम। अगर अब यही समीकरण 1, समीकरण 2, यन तथा स्मॉल यन तथा कैपिटल यन का मान रखने पर क्या मिलेगा? P माइनस पी एस बराबर यन की जगह हम लिख सकते क्या? स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल यन, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या? कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल यन। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। यानी आप देख सकते हैं P माइनस पी एस बटा P, ये भिन्न 4 पदों में भिन्न पलट जाएगी। यानी ये हो जाएगा क्या? स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल यम बटे इस कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल यम। यही होगा वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब का अनुमान। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वाथनांक का उन्नयन एवं राउल्ट का नियम, और क्वाथनांक का उन्नयन कैसे निकालते हैं। क्वाथनांक का उन्नयन अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्वाथनांक का उन्नयन, क्वाथनांक का उन्नयन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अनुमान, हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में क्वाथनांक का उन्नयन। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।